द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, अपने साथियों को भी फटाफट मैं लिंक भेज दीजिए जिससे अन्य साथी भी आपके जुड़ सकें। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप लोग का जो शेड्यूल है सुपर टेट की क्लासें का वो थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सुबह 10 बजे आप लोग हमारे साथ 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व करते हैं। उसके बाद 11:30 बजे गणित का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल ही रहा है। शाम को आप चले आइए तो 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है और 8 बजे 1 घंटे बाद संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर इस समय पर उपस्थित होकर सभी इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट करते रहिए। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये शेड्यूल है और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पे लेने से पहले ये जान लीजिए कि ये भाषा के 40 प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 20 हिंदी का है और 10 इंग्लिश का, साथ साथ 10 संस्कृत के प्रश्न इसमें होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर भी, यहाँ पे देखिए लिखा है सघोष व्यंजन कौन सा नहीं है। ये बताना है कि कौन सा सघोष व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर कौन सा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ये का और खा जो है ये आपका सघोष व्यंजन नहीं है, ये घोष है। ठीक, देखिए सघोष और घोष एक ही होता है। तो पहला और दूसरा जो भी वर्ण का अक्षर होता है स्पर्शी व्यंजन का, ये आपका अघोष कहलाता है और तीसरा चौथा पाँचवां अक्षर जो होता है वो घोष या सघोष कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। आपको लोग वर्णमाला पढ़े होंगे, क्लियर होगा, पहला बिल्कुल सही है। साथ साथ अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चितेरा, चरमड़ा या फिर छा कुआं। ऑप्शन ये चारों ऑप्शन हैं, कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तद्भव नहीं है इसका मतलब तत्सम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बी, बिल्कुल ये तत्सम है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि सकर्मक क्रिया के लिए सही वाक्य बताइए। सकर्मक क्रिया का सही वाक्य कौन सा है? जैसे पानी में रस्सी ऐंठती है, पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल देखिए, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया का सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और अगले प्रश्न में है आपका कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्दों को आपको ढूंढना है। इसमें शब्दों का समूह लिखा है जो आपके ऑप्शन में है, तो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे उज्जैनी और उच्छिष्ट और ऊहापोह ये बिल्कुल तीनों सही है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न, अमर का विलोम शब्द बताइए। अमर का विलोम शब्द मृतक होगा, मृत्यु होगा, मरण होगा या मरते होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी मर्द। जैसे अमर मतलब कभी न मरने वाला और मर्द मतलब मरने वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है यमुना का पर्यायवाची कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट करते चलेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो छठे का ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही होगा। ये कालिंदी जो है ये यमुना की पर्यायवाची है और बाकी सभी अन्य के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पे है, ये जो ब्रैकेट में ये चिन्ह लगा है, देखिए आप लोग कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ कुछ लिखे तो यहाँ पहले ऐसे लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसे बंद कर देते हैं। क्लियर? तो ये चिन्ह जो है किसको इंगित करता है? योजक का चिन्ह है। योजक का चिन्ह तो भाई ऐसे होता है, दो शब्दों के बीच में ऐसे लगता है, जैसे माता पिता लिखना हो तो इस प्रकार से लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या लाघव। लाघव डॉक्टर में जैसे डॉक्टर आपको लिखना है तो यहाँ लगाया जाता है, जो ये लाघव कहलाता है, जिसको शॉर्ट कर देता है। और निर्देशक चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका उद्धरण चिन्ह है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये लोकोक्तियाँ हैं, इसका सही अर्थ कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तुओं का उपयोग जो होता है यही सही लोकोक्तियाँ होगा। छछूंदर के
सर में चमेली का तेल। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। और एक बात, आप लोग कमेंट करके जो भी आंसर आप लोग को आता हो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद कौन सा नहीं है? संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद जो नहीं है उसको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया ये संरचना के आधार पे हैं, लेकिन बट जो यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक है ये संरचना की दृष्टि से नहीं है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है समाज। इस शब्द में अगर ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो कौन सा शब्द बन जाएगा? तो समाज में एक लगाएंगे सामाजिक हो जाएगा। और ये जो शुद्ध, अच्छा यहाँ पे सामाजिक सभी लिखा गया है लेकिन शुद्ध रूप जो लिखा गया है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि उद्धार में कौन सी संधि है? उद्धार में संधि, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे उत देखिए, जहाँ पे डबल धार रहेगा वहाँ पे ता में बदल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर इसको बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा उत धन हार। क्या बन जाएगा? उत धन हार बराबर उद्धार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है वज्रदेह में कौन सा समास है? वज्रदेह में समास जो है वज्र रूपी देह जिसको कहेंगे, इसमें कम जो है कर्मधारा समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। और बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे शुद्ध वाक्यों की पहचान करना है। 4 वाक्य लिखे गए हैं, इसमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है, बेटी पराये घर का धन होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। बेटी क्या है? पराये घर का धन होती हैं। तो बी सी बिल्कुल सही है और बाकी सभी गलत हैं, शुद्ध हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि यहाँ पे वाक्यों में क्रिया के उचित भेद के विकल्प का चयन करना है। जैसे सेंटेंस है माली पौधों को पानी दे रहा है, इसमें उचित भेद कौन सा है? सकर्मक क्रिया का है, अकर्मक क्रिया का है, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। द्विकर्मक क्रिया का यहाँ हरण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वाक्य में बात करते हैं पौधों को और पानी को। तो यहाँ पे 2 कर्म हैं, ठीक। यानी पौधों को भी साथ साथ पानी को, मतलब पानी देना भी और पौधा जो है ये दोनों कर्म है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 2 कर्मक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग को इसको एरर ढूंढना है, किस पार्ट में एरर है। यदि कोई पार्ट में एरर नहीं है तो ऑप्शन डी चूज करना होगा। सेंटेंस है जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं? कोई त्रुटि नहीं। बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे एरर आपका सी पार्ट में है। सी पार्ट में एरर होने का तात्पर्य है कि ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे भरोसा करके धोखा खाऊं, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो लोग गिरगिट के समान, एक मिनट, गिरगिट के समान होना चाहिए भाई, यहाँ पे जैसा नहीं, गिरगिट के समान होना चाहिए था, ठीक। यहाँ पे ए पार्ट में एरर होगा, किसमें? ए पार्ट में एरर होगा। तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग गिरगिट के समान रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो बनेगा, ये सेंटेंस को आपको बैठाना है। यहाँ सेंटेंस एक, चलिए देखते हैं, यहाँ से बनाना है। ए पहला वाला सेंटेंस ये है, पहला नंबर, और छठा है, बीच में आप लोग को इसको सेट करना है। तो चलिए सेट करते हैं। तो यहाँ पे एक भौगोलिक सीमा में, यानी कि दूसरा ये हो जाएगा। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, यानी तीसरा ये हो जाएगा। एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों, चौथा ये हो जाएगा कि समष्टि ही देश है। बहुत अच्छे। 5वां ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक के बाद वा या लारा, तो यहाँ पे देखिए सी मिल रहा है, वा या लारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है?
छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपका गद्यांश से है। 18 से 20 प्रश्नों, 18 से लेकर 20 प्रश्न तक गद्यांश होगा। गद्यांश पढ़ने के बाद आंसर देना होगा। जैसे मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहकर ही वह अपने व्यक्तित्व की सर्वोत्मुखी उन्नति कर सकता है। यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है। ये पैराग्राफ पेज नंबर 1 है और अगला पेज यहाँ पर है, ये दूसरा पेज है। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी लिखने रहना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोकर आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल सही। कौन सा तथ्य व्यक्त करता है? तो ये तथ्य जो व्यक्त करता है, मानव समाज में रहता है और समाज के अनुसार कार्य करता है। ये पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, मैंने पहले ही इसको लाइन में ही पढ़ा था। ठीक, साथ साथ अगला प्रश्न है, एक आदर्श नागरिक का धर्म क्या है? तो एक आदर्श नागरिक का धर्म है कि परोपकार करना उसका धर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला चौथा यानी 20 नंबर का जो है, इसमें उपयुक्त गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे सही माना जाता है? तो सी बिल्कुल, यहाँ पे आदर्श मानव जो होता है ये सबसे उपयुक्त शीर्षक है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। तो यहाँ पे इंग्लिश का 20 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब 10 प्रश्न संस्कृत प्यारे हैं। पहले इंग्लिश के कर लेते हैं, उसके बाद संस्कृत आता है। तो इंग्लिश के 10 प्रश्नों को करेंगे और इसके केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग हमारे साथ मिलान करते चलिएगा। क्लियर? चलिए, साथ साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर बनेगा आप लोग को आता होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे मिजोजिनिस्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल सही होगा। वन हु हेट्स वोमेन जो होता है उसको मिजोजिनिस्ट कहा जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न 22 नंबर का, यहाँ पे एरर आपको भरना है। कौन सा? माफी जी, एरर कह रहे हैं, खाली स्थान को भरना है। 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यहाँ पे आप भरा जाएगा। योर सेल्फ ऑफ एवरी ऑप्चुनिटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला ईडियम फ्रेज बताना है। यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा गया है, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक ईडियम्स बनेगा यानी फ्रेज, ईडियम फ्रेज होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोएट वर्ब को भरना है, जो खाली स्थान यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे डिड भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? डिड भर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगला चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिकोरेंट, रिकोरेंट में भरेंगे 25 का सी। कौन सा? सी। हैपनिंग, रिपीटेडली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला चेंज द नरेशन, नरेशन को बदलना है। ही सेड, उसके बाद कामा लगा है, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है कि आई सॉ अ बुक हेयर, फिर इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया गया है। इसका नरेशन चेंज करना है। बहुत अच्छा, तो डी बिल्कुल सही होगा। ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक देयर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है। सेंटेंस लिखा है ये आपका, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो कौन सा सही है? तो डी यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अ प्रोमिस शुड बी केप्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और अगला यहाँ पे पैराग्राफ से 28, 29 और 30 नंबर के क्वेश्चन पैराग्राफ से बनेंगे। पैराग्राफ से यहाँ से पढ़ना है। एवरीवन कीप्स लुकिंग फॉर थिंग्स ऑफ वाटर, यहाँ से पढ़ना है। और ये पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़िएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है पढ़े होंगे, नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोकर आराम से पढ़िएगा। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो ये भी पढ़ लिए होंगे। थोड़ा लंबा पैराग्राफ सा है, क्लियर हो गया होगा। अगला ये है, ठीक, इसको भी पढ़िएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका सीधा आ गया है। क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसको मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे है 28 नंबर का। इसको पढ़ने के बाद इस पहला नंबर इसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका बनेगा, व्हाई डिड द नॉर्म नॉट स्टे इन द बिग टाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 29 का? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बी बिल्कुल सही होगा। देखिए, आप लोग तैयारी करके जो प्रैक्टिस सेट करने का मतलब क्या होता है, पहले तैयार हो गया सारा, तब प्रैक्टिस सेट आप लोग करने आते हैं। तो देखिएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे गलती नहीं हो रही है, उसको आप लोग दोबारा अपनी
तैयारी को मजबूत करिएगा, क्योंकि परीक्षाएं तो होनी ही होनी है, ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होगी, बस थोड़ा सब्र रखिएगा, क्योंकि कहा गया है ना सब्र का फल मीठा होता है। वैकेंसी जब भी आएंगी आपकी 50,000 से प्लस में ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 30 का बताना है। चलिए क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द ऑर्डर इन विच द थर्स्टी एनिमल्स टेक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ एट वाटर होल्स। तो यहाँ पे 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गोट हो गई, शिप हो गई और कैमल्स हो गई। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है संस्कृत का। 31-32 नंबर का जो प्रश्न बनेगा वो आपके पद्यांश से बनेगा। पद्यांश ये है, यहाँ से पढ़ना है और यहाँ तक पढ़ना है, इसको पढ़ लीजिएगा। और साथ साथ यहाँ पे देखिए 31 नंबर का प्रश्न भी दिख रहा होगा आप लोग को, इसका भी आंसर बता दीजिए साथ में। सज्जनों का समय व्यतीत होता है, तो किस में होता है? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे काव्य शास्त्र विनोद में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला 32 नंबर का यहाँ पे अव्यय पद कौन सा है इसमें? तो वह अव्यय पद है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, जिसका कोई अव्यय किसे कहते हैं? जिसके वचन लिंग भेद में कोई परिवर्तन ना हो उसको अव्यय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला वृद्धि संज्ञक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ई जो है बिल्कुल सही ऑप्शन, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला 5+ कत्वतु जो रूप होगा ये कौन सा रूप होगा इसका? तो यहाँ पर बी बिल्कुल, ये पक्वान बिल्कुल सी बिल्कुल, माफ कीजिए सी कह रहे हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए साथ साथ अगला प्रश्न है, सर्वे वेदों पठन्तु कर्मवाच्य में कौन सा होगा? तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और साथ साथ शुद्ध रूप कौन सा है इसमें, यानी कि शुद्ध वाला सेंटेंस कौन सा है? तो डी बिल्कुल, बालकेन वेदः पठिताः। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और 37 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे पितृ शब्द जो है इसका षष्ठी एक वचन का रूप कौन सा है इसमें? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, पितृ हो जाएगा। अगला, इस सेंटेंस में आप लोग को अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है ये सेंटेंस है। यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा, कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। वचन मात्र में होती है, तो क्या होती है? प्रथमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, वचन मात्र में प्रथमा होती है। संख्यावाची 4 के लिए प्रयुक्त कौन सा नहीं होगा? तो डी चतुर्थ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये संख्यावाची 4 के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। ठीक, और इसी के साथ अगला, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग क्लियर करके इसको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया जाएगा सही आंसर को। ऐसे डी बिल्कुल मार के चलिएगा, जब कोई गलती होगी तो इसको सही करवाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ विज्ञान का 10 क्वेश्चन आता है। विज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जब मामूली कट जाने पर, कहीं पर अगर मान लीजिए मामूली सा कट जाता है तो फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है। बिल्कुल सही है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो है स्कंदन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न, एंटमीबा हिस्टोलिक्टिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? यहाँ पे ये आंत में पाया जाता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो यहाँ पे गुंजन पक्षी है, ये पीछे की ओर उड़ता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? डी बिल्कुल सही ऑप्शन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूखा बर्फ क्या है? ठोस बर्फ जिसको, या सूखा बर्फ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ या ठोस बर्फ कहते हैं, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो जो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रम को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन, या यसद लेपन भी कह सकते हैं। साथ साथ नेक्स्ट, खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताइए।
तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग को यहाँ पे एक कंटेस्ट कर देंगे, खाने का सोडा धावन सोडा में अंतर क्या होता है। तो खाने के सोडा और धावन सोडा में अंतर ये होता है कि देखिए खाने का सोडा, खाने वाला सोडा मतलब खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है, तो इसमें बाई लगा होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर, क्या लगा होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। वहीं धावन सोडा में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। धोने वाले सोडे में सोडियम कार्बोनेट होता है, वहीं खाने वाले सोडे में सोडियम बाई कार्बोनेट। क्यों बाई होता है, बाई इसलिए होता है क्योंकि खाना बाई बनाती हैं एक, या बाई देख रेख करती हैं, घर का थोड़ा सारा सामान भी देख रेख करती हैं, घर को भी देख रेख करती हैं। क्लियर, इसी से आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, लंबी दूरी के बेतार संचार, अगर लंबी दूरी के जो बेतार संचार हैं के लिए अपेक्षित तरंगें कितनी होनी चाहिए, कौन सी तरंग होनी चाहिए, इसका तात्पर्य है। जैसे कोई भी आपको, जैसे मोबाइल फ़ोन से हम लोग बात करते हैं, सीधा ऐसे समझिए कि मोबाइल फ़ोन से जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें कोई तार नहीं होता है, लेकिन फिर भी लंबी दूरी तक संचार यानी बातचीत होता रहता है। तो इसमें कौन सी तरंग कार्य करती है, यहाँ पे रेडियो तरंग कार्य करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत अच्छे, सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहिए, बिल्कुल बहुत सही। और हमारे साथ जो भी हमेशा लगातार जुड़कर प्रैक्टिस सेट को करते हैं, उनके नाम नितिका, परितोष, उमेश, विवन, ओम प्रकाश, अंकिता श्रीवास्तव और नंदिनी के साथ साथ श्याम, रूसाली, लकी, योगेंद्र, आयान, अमित, सूरज, राजेश, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अन्य साथियों को अपने शेयर करते रहिए वीडियो, जिससे अन्य साथी भी आपके हमारे साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें पूछा गया है कि MRI जो मशीन होती है वो किसका प्रयोग इसमें किया जाता है। यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है, डी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में जो वस्तुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में जब वस्तुओं का वस्तुओं कह रहे हैं, क्या हो गया भाई, पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है, शीत ऋतु की बात किया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा, इसको हाइबरनेशन कहा जाता है। क्या, हाइबरनेशन, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे अगला जो है राल, जिसको जिससे रेसिन प्राप्त होता है, यानी राल जिसको कहा जाता है, वो कौन सा वृक्ष होता है। तो यहाँ पे चीड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल चीड़ के वृक्ष से राल रेजिन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और गणित का ये 20 प्रश्न हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि सर के द्वारा भी 11:30 बजे आपका ये वीडियो क्लास मिलेगा गणित का, वहाँ से आप लोग जाकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि नहीं सॉल्व करना चाहते हैं कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे द मास्टर प्रकाश क्लासेस, आपको मिलेगा। उसको वहाँ से सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद 150 सेम यही PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ अगला पोर्शन जो है यह पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के साथ साथ सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के भी प्रश्न इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 40 प्रश्न इसमें हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ जा पहुँचे थे। अच्छा क्वेश्चन है, मद्रास, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद। तो ये जो पहुँचे थे वो अहमदाबाद मिल जाकर पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। अच्छा क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां, R.C. भंडारकर, B.D. सावरकर या फिर B.G. तिलक। चलिए बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही होगा, B.D. सावरकर के द्वारा ऐसा कहा गया था। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है, गांधी जी किसे अपना राजगुरु मानते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे राजनीतिक गुरु की बात किया गया है। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। प्लूटो, वरुण, चिरान, 2003 UV 313।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये वरुण जो है ये आपका एक ग्रह के रूप में है, ना कि बौने ग्रह के रूप में। वैसे प्लूटो को भी इस समय चर्चा चल रही है, हो सकता है कि 8 ग्रह वर्तमान में हैं और इसको प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। हो सकता है इसको भी जल्दी से ही आपका 9 ग्रह के रूप में देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर, लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी जो है उपमा प्रदान की गई है। जो बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा रेखा है उसको क्या, कौन सी लाइन से जाना जाता है, तो उसको शून्य रेखा कहा जाता है। क्या, शून्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न जो बनेगा आपका वो बनेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। यहाँ पे घाट लिखा है और उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है आपको। पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, यही होता है? नहीं, ये उल्टा है। यहाँ पे आपका होगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा। कौन सा, पहला बिल्कुल सही होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे जब बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलोढ़, लाल, काली, पीली। तो यहाँ पे काली मिट्टी को जो है रेगुर के नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी में ही कपास सबसे अधिक मात्रा में पैदावार होती है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, नागरिकता संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है। वैसे बात करते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता तो जो है वो भाग 2 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। तो चलिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए बी ऑप्शन 5 से लेकर 11 तक। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला भाग ये कितने में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भाग 2 में इसका जिक्र है नागरिकता का। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे 31.02% शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और 100% में इसमें से 100% में से इतना घटा देंगे तो जितना आएगा वो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। तो नाथुला दर्रा के उस पार जो देश है वो चाइना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खेलों में से सबसे कम समय में खेला जाने वाला खेल कौन सा है। जो नीचे खेल लिखे हैं, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो यहाँ पे सबसे कम समय में खेला जाने वाला जो समय है वो कबड्डी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। यहाँ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और सबसे पहला भारत का ये कार्बन मुक्त राज्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ वादक हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो। तो अमजद अली खां सरोद बिल्कुल सही, ये सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बिल्कुल सही। और ये इलाहाबाद से जो है बिलोंग करते हैं, भी ध्यान रखिएगा। निखिल बनर्जी सितार वादक बिल्कुल सही। शिव कुमार शर्मा वायलिन, ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी ये सुमेलित नहीं है क्योंकि नहीं पूछा गया था। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन विश्व के आश्चर्य में शामिल है। यानी कि विश्व के 7 अजूबे में कौन शामिल है ये बताना है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। उपरोक्त सभी है यहाँ पे। चीन की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल भारत का है, या चेचन इत्जा, ये सभी हैं। तो इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका, पृष्ठभूमि का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। पूरी धरती की यहाँ पे बात किया गया है। तो पूरी धरती का जो भाग जल से ढका हुआ है वो 70 से 71 लगभग 71% कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपका ये बिल्कुल सही होगा जो कि 70 से 80 है। और इसी के साथ अगला प्रश्न, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। तो गोल गुंबद जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये ध्यान रखिएगा। किसका, आदिल शाह का मकबरा है। पूरा नाम इनका मोहम्मद आदिल शाह है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका, इसमें सुमेलित कौन सा जोड़ा सुमेलित सही है। चलिए देखते हैं।
ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वितीय राम प्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस बिल्कुल गलत है ये, यहाँ पे सही पूछना है। भगत सिंह काकोरी बिल्कुल गलत। सूर्यसेन चटगांव और आर्म्स कांड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे कौन सा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे कम वर्षा की बात किया गया है, अधिक वर्षा तो सभी लोग जानते हैं, और कम वर्षा जो होती है वो आपका लेह लद्दाख की राजधानी है वहीं होती है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अधिक वर्षा जो होती है माथेरान चेरापूंजी में होती है, ठीक ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे इनकी संख्या 30 थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिया मुसलमानों को पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो ये ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही है? तो बी बिल्कुल इराक में ये स्थित है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? परमाणु विस्फोट की बात किया गया है, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे राजस्थान के जो जैसलमेर, राजस्थान का एक स्थान है पोखरण, यहीं पे हुआ था। ये 1848, क्या नाम है इसका भाई, याद नहीं आ रहा है। ये पहला था जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, ठीक ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? यहाँ पर सी बिल्कुल समानता का अधिकार में ऐसा है, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो उसका नाम सी जनरल डायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न 1936 की बात करें तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ में, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन से इनमें से कौन सा जो पार्थिव ग्रह है वो है? पार्थिव ग्रह मतलब पृथ्वी के जैसा ग्रह, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी के जैसा जो ग्रह है वो आपका ये सभी, चाहे मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। पार्थिव ग्रह नहीं, पृथ्वी के जैसा नहीं कह सकते हैं, ये कुछ अलग होगा भाई। अच्छा, ऐसा या तो ऐसा हो सकता है, चलिए जो भी है, यहाँ पे पार्थिव ग्रह सभी हैं, ठीक ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है रॉटरडम, जो है ये सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। वहीं पे नहर की बात करता है व्यस्त में, तो स्वेज नहर जो है वो सबसे व्यस्तम नहर है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी व्यस्तम नहर वो भी है स्वेज नहर। तो यहाँ पे लेकिन बंदरगाह पूछा गया था इसलिए रॉटरडम है। और अगला प्रश्न आपका है जिसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेप्चा सिक्किम, राज्य उत्तराखंड, मीणा उत्तर प्रदेश, संथाल झारखंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये सुमेलित। मीणा उत्तर प्रदेश में नहीं संबंधित है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न, सबसे अधिक राज्यसभा सदस्यों किस प्रदेश से चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से सभी सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भारत में देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? तो पहला 19 जुलाई 1969 को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली यानी पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सी बिल्कुल इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किसे गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है, यानी गुरुजी के नाम से जाना जाता है? तो MS गोलवलकर को जो है गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने जो धर्मचक्र है उसका रंग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग 3 रंग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे धर्मचक्र का कलर पूछा गया है। हो गए ना कंफ्यूज? बहुत अच्छा। यहाँ पे नेवी ब्लू है जिसको गहरा नीला कहा गया है, ठीक ध्यान रखिएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा।
अगला प्रश्न है, अगर पूछ ले आपसे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर हैं, तो 4 कलर हैं, लेकिन पट्टियाँ 3 हैं और तीनों अलग अलग हैं। ठीक, ध्यान रखते हैं, वो तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा चक्र का भी कलर है अपना, वो भी गहरा नीला है। इसी के साथ अगला, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? कोई नहीं, ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कागज़ की सबसे अधिक मील कहाँ पर स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है? तो ये आपका मुजफ्फरनगर में, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? रायबरेली, नोएडा में, अमेठी में, कानपुर में। तो ये आपका रायबरेली में की गई, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो ये आज जो आपराधिक मामले हैं ये समवर्ती के सूची के मामले हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, दोनों सरकार इसमें अपना पक्ष मतलब अपना सुझाव देगी, ठीक है, कार्रवाई करेगी। साथ साथ अगला प्रश्न जो एनडीपी है, जिसको शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसकी प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य ह्रास घटाकर किया जाता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और साथ साथ नेक्स्ट है, कौन सा भारत के झीलों के जिले के नाम से जाना जाता है? भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी नैनीताल को कहा जाता है, झीलों का जिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। झीलों का शहर जो है उसको अलग कहा जाता है, यहाँ पे झीलों का जिला है, शहर अलग है, जिला अलग है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण कौशल का 10 प्रश्न यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र कौन सा होता है? तो ये विद्यार्थी जो होते हैं, यही मेन शिक्षा की, जब विद्यार्थी ही नहीं होंगे तो शिक्षक और पाठ्यक्रम क्या करेगा, बताइए? तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी सामग्री प्रस्तुतिकरण की सबसे प्रभावशाली विधि है? चलिए साथ साथ बताते रहिए आंसर भी, प्रस्तुतिकरण की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, जिसमें बहुसंचार विधि द्वारा सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना ही आपका सबसे प्रभावशाली विधि होगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न, वैयक्तिक भिन्नताओं का सर्वप्रथम उपयोग किस शिक्षा शास्त्री ने किया था? 113 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे गाल्टन के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, विवरण प्रारंभ से अंत तक कैसा होना चाहिए? यहाँ पर भी मौखिक होना चाहिए, कैसा? मौखिक। अगला प्रश्न आपका, संप्रेषण हेतु जो शैली, ढंग या विधि अपनाई जाती है, संप्रेषण मतलब बातचीत करना या कम्युनिकेशन करना, ठीक, तो वही द्वारा जो विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। तो यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सत्य है, ये कथन क्या है? सत्य है, ये किसी का कथन नहीं है। इसमें पूछा गया था कि सही है या गलत या नहीं। इसमें अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? तो नेता जो है ये कोई शिक्षण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक, यही तीनों जो है शिक्षण का चरण होते हैं, ये तीनों ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही था, क्लियर, नेता हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न जो आपका बनेगा, ये रेखा मार्ग, लाइन एक्सेस जो है ये और टकराव का परिहार मुख्य कार्य क्या है? तो नेटवर्क प्रोटोकॉल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला, कौन शिक्षण की नवीनतम विधा नहीं है? नई विधि जो है शिक्षण की नहीं है, तो पहला ही नहीं है यहाँ पे। शिक्षक जो है केंद्रित शिक्षण है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थी जो होता है वो केंद्रित शिक्षण होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सी ए बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न आपका, शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता का अंग कौन सा है? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये सभी, चाहे वो रंग हो, त्वचा हो, लंबाई हो, सभी शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता के अंग होते हैं। अगला प्रश्न, अपेक्षिक अधिगम की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे अधिगम बढ़ाने के लिए ही जो आवश्यकता होती है ही अपेक्षिक अधिगम कहलाता है। मनोविज्ञान का 10 प्रश्न स्टार्ट होता है, इसके भी 10 प्रश्नों को हम लोग फटाफट कवर करेंगे। जो विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
साथ साथ अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है। तो 122 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही है? तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा रखना चाहिए। तो कैसे, यही गलत है, मतलब ये वो सब सही ही करेंगे ऐसा कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि सब सही ही कर सकते हैं या उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा रखनी चाहिए, तो ये गलत है और यहाँ पर गलत पूछा ही गया है और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, यानी एक नहीं है बाकी सभी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है, अच्छा एक मिनट, सभी एक के अतिरिक्त अन्य सभी समस्या के चरण, अच्छा एक नहीं है बाकी सभी है, तो उसको ढूंढना है। तो पहला ही आपका नहीं है, जो परिणामों की आशा करना होता है, ये बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपका है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो क्या सुझाता है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, एक में बी कह रहे हैं तो सी पे लगा रहे हैं भाई, बी बिल्कुल सही होगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहु बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण कर ले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक क्या माना जा सकता? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सामान्य बुद्धि का बालक माना जाएगा उसको। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि निगमनात्मक तर्कणा में कौन सा शामिल है? तो पहला शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, पहला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा, 85 से कम होती है। साथ साथ अगला प्रश्न प्रायः लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऐसा केवल सोच बन गई है, बाकी ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्तर 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। साथ साथ अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, तो यह उदाहरण किसका है? तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? ये बिल्कुल सही होगा, परीक्षण अधिगम का। तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें केवल ऑप्शन को बता देते हैं। यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा और इसके बाद इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरा भाई सही है। 33 की बात करें तो पहला एक मिनट क्या बताएं भाई, पहले वाले में क्या बताए हैं? 31 में सी सही है, ठीक, ये मैंने बताया। 32 में क्या बताया? सी, इसमें मामा सही होगा। ठीक, चल मेरा भाई नहीं, मामा होगा। और उसके बाद 33 की बात करते हैं तो इसमें डी सही हो जाएगा। और 33 के बाद 34 की बात करें तो 34 में भी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 के बाद 35 में आते हैं। 35 क्यूट न्यूट का प्रश्न है। चलिए प्रश्न और क्वेश्चन साथ में दिख रहा है, तो यहाँ पर भी डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कौन सा? डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर के 5 प्रश्न यहाँ हैं। इसमें पूछा गया है कि किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट इत्यादि कुंजियाँ यानी कि जो हैं क्या कहलाती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सी, ये मॉडिफायर कहलाती हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। फंक्शनल की भी उसके ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका था। साथ साथ अगला कंप्यूटर की एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनी होती है? तो एक बाइट जो बिट से मिलकर बनी होती है वो 8 बिट से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला याहू मेल किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पे 1995, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही।
क्यों 39 का कौन सा सही है? 1950 भी नहीं। एक मिनट भाई, कुछ गलत लग रहा है क्या? इसमें 37 में कौन सा सही था? मॉडिफायर सही था, ठीक। इसमें कौन सा सही था? इसमें मैंने आर बताया, बिल्कुल सही। इसमें कौन सा सही था? इसमें मैंने सी बताया, बिल्कुल सही। सी बताया था क्या? यहाँ सी बिल्कुल सही होना चाहिए था। 1997 में याहू मेल प्रारंभ किया गया था। साथ साथ अगला प्रश्न, भारत में इनसेट शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो ये अक्टूबर 1983 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल प्रबंधन और साथ साथ अभिवृद्धि के 10 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। प्रश्न है आपका, व्यावसायिक नैतिकता में सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत को किस विद्वान द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ए और बी दोनों वैज्ञानिक के द्वारा जो है स्वीकृत की गई थी, जिसमें थॉमस डोनाल्डसन हैं और थॉमस डफी हैं। इन दोनों के द्वारा ऐसा किया गया था। साथ अगला प्रश्न है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था कौन सी होती है? तो अनुकरण ही पहली अवस्था है कौशल को सीखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि प्रक्षेपण तकनीकी अभिवृत्ति जो मापन करती है वो किसका मापन मतलब कौन सी विधि के द्वारा मापन होता है प्रक्षेपण तकनीकी की? तो अप्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, गौरव आत्म कैसे अभिप्रेरक है? तो गौरव आत्म जो अभिप्रेरक है वो सामाजिकता से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है कि किसने शैक्षणिक प्रशासन के कार्यों का उल्लेख किया? लूथर गुलिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मूल्य के अभाव में विद्यार्थियों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? यहाँ पे पहला अराजकतावादी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट कौन सा सामाजिक पुरस्कार है? तो डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सामाजिक पुरस्कार की बात किया, प्रमाण पत्र भी समाज से दिया जा मिलता है मेहनत करने पर। प्रशंसा या छात्रवृत्ति जो होती है ये भी सामाजिक ही है, आदर भी सामाजिक है, लोगों के द्वारा ही दिया जाता है। यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा होती है? तो वो वर्णनात्मक भी है और प्रमाणिक भी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? बाल मनोविज्ञान का और अध्यापन विषय का, ये दोनों सही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर ए और बी दो ऑप्शन तो सही नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक बात आप लोग ध्यान देते रहिए, अगर ये अध्यापन विषय नहीं दिया होता तो केवल बाल मनोविज्ञान सही होता। क्लियर? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए बाल मनोविज्ञान का, ये कभी कभी नहीं दिया होता है तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाता है। इसलिए दोनों दिया है, अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ए और बी दोनों सही होगा, यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय और कितने क्वेश्चन सही हुए ये जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। और जो भी नए साथी हैं वो बेल आइकन की घंटी को भी दबा लेंगे, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे उनको। चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।